हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रांजल, कैसे हो? बढ़िया। फाइन सर। यस वेरी सर, आप वेरी ना। कैसे हैं? बस बिल्कुल बढ़िया। और बाकी सब पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग तनु, कैसे हो? मस्त हूँ सर, आप कैसे हो? बिल्कुल मस्त। और बाकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सर अच्छी चल रही है। वेरी नाइस, पढ़ाई बहुत बढ़िया चलनी चाहिए। और खूब जम के तैयारी करो। सिलेक्शन श्योर है। बस अपनी तरफ से ऑनेस्ट तैयारी करते रहो, और कुछ दिक्कत नहीं है कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गरिमा, कैसे हो गरिमा? ठीक हूँ सर, आप कैसे हाँ, हो? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और भावना, गुड मॉर्निंग। भावना भावना भी गुड मॉर्निंग कर रही है। हैं? और कौन आगे भाई? बाकी सब पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हैं? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। वेरी गुड मॉर्निंग आकृति, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। सभी गुड के मॉर्निंग सभी। सर। वेरी गुड मॉर्निंग नाज, कैसे हो? सब जने गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अब सब पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, या टाइम अपने शुरू करें कार्यक्रम? यस सर। हाँ, गुड चलिए। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं अपन यहाँ पर। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये लीजिए। है ना, अपने उससे शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, बोर्ड बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी ना? बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड? नो सर। नो हाँ, सर। यस बोर्ड सर, एक फुल करो। नहीं, चेक करता हूँ मैं। ये आपका बोर्ड, ये आ रहा है क्या बोर्ड अपना? हाँ सर। हाँ सर, दिखा दिख रहा दिख रहा है? ये मेरे को लगता है बोर्ड में, एक मिनट। एक्चुअली आरती को दिख रहा है बस। हाँ, बस वो एक मिनट सेट कर रहा हूँ एक बार। अरे अब ध्यान नहीं दी थी, बस ऊपर है, कॉपी खोल रही थी ना। एक मिनट, मैं इसको उसको ले आता हूँ ना, वन नोट को भी, एक मिनट। तो इसको सेटिंग करने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। हम्म, एक मिनट बेटा, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ बेटा, एक बार, है ना? ओके सर। हाँ बेटा, क्योंकि वो नोट वाला आ नहीं रहा है, एक बार तो। और बाकी बताओ बेटा, जो पिछली बार किया था नाइट्रोजन, क्लियर हो गया? बाकी चैप्टर अच्छे से क्लियर है अपने? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि वो चेक करते रहना, और जो टेस्ट वेस्ट हैं वो भी देते रहो, जरूरी है टेस्ट का। हाँ जी, स्क्रीन अब थोड़ी थोड़ी स्क्रीन आ रही है क्या? नो सर। नहीं आई नहीं स्क्रीन? सर। नहीं आई ना अभी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब हुआ क्या बेटा, स्क्रीन आई? नो सर। नो सर। एक बार देखना पड़ेगा। हम्म,
अब आया बेटा? यस इस- सर आगे। Yes, sir. हाँ, इसके आगे ना। चलिए बेटा, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। कुछ आपका जो जनरली तो अपना वैसे कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये अपन कह रहे थे कि बायोमोलिक्यूल में जो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कुछ अपने ऑर्गेनिक के टर्म्स होते हैं, कुछ आइसोमर्स होते हैं, वो अपन इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी तो बायोमोलिक्यूल में आपको सबको ध्यान है, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये तो आप मुझसे भी ज्यादा बढ़िया जानते हो, है ना। डीएनए की sir. बात करें तो आपको आता है, या प्रोटीन्स की बात करें या विटामिन की बात करें, ये सब आपको आता है। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कुछ फंडामेंटल ऑर्गेनिक पार्ट होता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। जैसे मैं एक सिंपल सा हिंट लेता हूँ पहले बायोमोलिक्यूल में, ये देखिएगा बेटा। ये देखिए बेटा, ये अपन लेने जा रहे हैं अपना बायो मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल के बारे में आपको बहुत सिंपल सी नॉलेज पता है, क्योंकि आप सब बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो बायोमोलिक्यूल दैट मीन्स कि अगर हमारे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और आपको ध्यान है वो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर, या आप कहें तो आपके एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, वो है सेल। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक सेल के अंदर सारी केमिकल रिएक्शन करने की पावर होती है। जैसे आप अमीबा पढ़ चुके हो, पैरामीशियम पढ़ चुके हो, और इसी तरह से आप हायर सिस्टम को भी पढ़ चुके हो एनिमल्स के अंदर। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप भी होते हैं और टूटते भी हैं, जिसको आपकी लैंग्वेज में कैनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यानी मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये बायोमोलिक्यूल का पार्ट है जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल होते हैं वो बेसिकली पॉलीमर्स हैं बेटा, उनको कहते हैं बायोपॉलीमर्स। क्योंकि उसका कारण है क्योंकि वो बहुत सारी इकाइयों से, यूनिट से मिलकर बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर अपन ग्लूकोज को मिलाते जाएं तो स्टार्च या ग्लाइकोजन बन जाएगा। इसी तरह से अगर अपन मान लो अमीनो एसिड को जोड़ते जाएं, है ना, तो हमारी प्रोटीन बनके तैयार हो जाएगी। तो ये जो बायोमोलिक्यूल है, इन्हीं कॉम्प्लेक्स, इन्हीं जटिल अवस्थाओं में हमारे शरीर में या कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। उनमें से एक पार्ट है अपना कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए आप, ये आपका कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो आपको पता है बेटा, इसकी जो डेफिनेशन है वो शुरू में जब दी गई थी तो इन दो को तोड़कर दी गई थी। इसका क्या मतलब है? अगर मैं कार्बो वर्ड लूं तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और आपका जो वर्ड है हाइड्रा, ये एक्चुअली पानी या जल को कहते हैं हाइड्रा। हाइड्रो पावर, हाइड्रा, तो ये सब चीजें जल के लिए होती है बेटा। और जो ये वर्ड होता है एटा, इस एटा का मतलब होता है प्रेजेंट। तो आप सोचिए इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बनी, और वो डेफिनेशन क्या बनी? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड कार्बन एटम्स। ये देखो आप, हाइड्रेटेड का मतलब हो गया, हिंदी में अगर अपन बोले तो ये होगा जल योजित। तो जल योजित कार्बन को अपन कहते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये डेफिनेशन इतनी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट का मतलब ये अपने आप में उचित नहीं है। कैसे? अगर मैं आपको क्लियर करूं तो पहले तो परिभाषा के अनुसार लिखता हूं। देखो, मैं ये लिखा मैंने कार्बन, ये देखिए यहाँ पर, और साथ में मैंने लिख दिया इसके अंदर H2O। ये लीजिए, इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आपके कार्बन की वैल्यू n है तो इस H2O का रेशियो भी n आएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। अगर आप देख पा रहे हो तो इनमें तीन ही तरह के एटम प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये उपस्थित हो। और उनमें H और O के बीच का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो जल के अनुपात के समकक्ष हो। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहोगे सर कैसे? जैसे आप सोच के देखिए, आपने लिखा C6H12O6। जब आप छोटी क्लासों में थे तो आप इसको ग्लूकोज कहते थे कि सब ये ग्लूकोज का अणु है। लेकिन जैसे जैसे आपने समावयवता पढ़ना शुरू किया, आपको पता ये फॉर्मूला तो कईयों का बन जाएगा। ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है,
ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी है, ये मेनोज का फॉर्मूला भी है, ये ग्लैक्टोज का फॉर्मूला भी है। तो यानी कि एक तरीके से जितनी हेक्सोज शर्कराएं सबका फॉर्मूला ये बन सकता है। लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्मूले में लिखें, इस वाले में, तो देखो ये C6 और ये देखो H2O का होल 6। तो जो कार्बोहाइड्रेट शर्करा थी उसको अपन ने इसी सूत्र में लिख दिया। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे उस समय हमें ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिले, और उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशो था वो बिल्कुल जल के रेशो के समान था। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। देखो आप, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने ले लिया C3H6O, जिसको अपन बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ये है आपकी ग्लिसरल्डिहाइड। अब इस ग्लिसरल्डिहाइड के फॉर्मूला भी देखो C3 और ये H2O का होल 3। इसका मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अपन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ इतना बोलेंगे कि ये जो परिभाषा बनी, ये परिभाषा इस बेस पर बनी कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, और उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो जल के समान है। लेकिन बहुत ही जल्दी अपवाद मिल गए। ये देखिए आप, ये देखिए इसके अंदर अपवाद। अपवाद कैसे बने? जैसे मान लो आपका एसिटिक एसिड, अब देखो ये एसिटिक एसिड है, ये आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट है। ये तो एसिड है, तो एसिड तो कार्बोहाइड्रेट होते ही नहीं है, तो ये आपका एक नॉन कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर आप इसका सूत्र बना के देखो तो ये बनेगा C2H4O2, और अगर इसको इस सूत्र में लिखा जाए तो C2 डॉट और देखो H2O का होल N। सॉरी, यहां पर भी आपका ये लीजिए, ये नंबर 2, ये लीजिए, ये देखिए आप, इसका मतलब नोट करके देखो, ये कहीं से भी शर्करा नहीं है, लेकिन फिर भी शर्करा के सूत्र यानी कि CnH2n, ये वाला आपका Cn और H2O का N, ये सूत्र के इक्विवेलेंट अपने आप को दिखा रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, और भी है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने लैक्टिक एसिड ले लिया, ये देखिए आप, ये लैक्टिक अम्ल है, इसका नाम है लैक्टिक अम्ल। अब आप इस लैक्टिक अम्ल का सूत्र बना के देखिए, अगर आप इसका सूत्र बनाओगे देखो ये बनेगा C3, ये आपका देखो H6 और ये देखो O3। इसको अपन अपनी इसी सामान्य सूत्र में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा C3H2O का होल थ्राइस। तो आपके सामने एक बहुत सिंपल सी बात निकल कर आई कि जिस समय कार्बोहाइड्रेट हम रिसर्च कर रहे थे, इसको खोज रहे थे, और जैसे जैसे यौगिक मिलते गए हमने एक सामान्य सूत्र से उसको परिभाषित करने की कोशिश की, और बड़ा आसान सा नाम रख दिया कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन जल से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन धीरे जैसे जैसे अपवाद आते गए ये परिभाषा गलत होती चली गई, लेकिन ये नाम इतना फेमस हो गया कि आज भी हम इनको कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, सिर्फ परिभाषा बदल गई। तो आज अपनी जो नई परिभाषा है वो अपन लिखते हैं, देखो इसके अंदर न्यू डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और बिल्कुल भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो अब देखो परिभाषा बिल्कुल चेंज हो गई। अब आपकी परिभाषा हो गई पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आज के बाद इनको बोला जाएगा कार्बोहाइड्रेट और कंपाउंड्स which are obtained by hydrolysis in such type of compound इसका क्या मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज के बाद कार्बोहाइड्रेट वो हैं जिनमें बहुत सारे यानी एक से अधिक OH समूह लगे हों, लेकिन कार्बोनाइल के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, या ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन कर दिया जाए तो वो इन्हीं तरह के यौगिकों में बदल जाए, तो उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब ये वाली जो ऊपर वाली परिभाषा है उसको छोड़ दो, अब वो हमारे काम की नहीं है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं
तो गौर से देखिए, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये देखिए आप, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए होते हैं। अब आपकी परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी कि ये कंपाउंड एक एल्डिहाइड है जिसमें एक से ज्यादा OH लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, और इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट, और इसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। तो आज के बाद आप जितनी शर्कराएं, जितने कार्बोहाइड्रेट बनाओगे, उनमें आपको एल्डिहाइड या कीटोन के साथ साथ आपके OH समूह लगे दिखाई देंगे प्रत्येक कार्बन के ऊपर। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप जानते हो, ये रहा, ये देखिए बेटा, जैसे उदाहरण के तौर पे ये एल्डिहाइडिक समूह, यहाँ आपने लगा दिया OH, यहाँ पर लगा दिया आपने OH, ये अंतरिक्ष विन्यास भी साथ में दिखा रहा हूं, ये आपने सब जगह लगा दिया देखो OH, और ये अंत वाला कार्बन है CH2OH। तो आपकी परिभाषा के अनुसार अगर आप देखो तो ये परिभाषा सेट बैठ रही है, देखो कि ऐसा यौगिक है जिसमें सारे आपके हाइड्रोक्सी एक से अधिक प्रेजेंट है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो आपने इसको नाम दिया ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। बिल्कुल। तो ये अभी तो अपन ग्लूकोज नाम देंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन संरचनाओं में। तो अभी अपन ने सिंपल सा हिंट लिया है परिभाषा का, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी दे देता हूं जिनमें एल्डिहाइड कीटोन आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन यदि जल अपघटन कर दो तो फिर वो बन जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये स्ट्रक्चर मैंने यूं ले लिया, देखो देखो, ये मैंने आपके सामने एक संरचना बनाई है। ये संरचना आपकी है हेमी एसिटेल की, इसको हेमी एसिटेल बोलते हैं बेटा। नाम तो इसका जो बनेगा वो मैं आगे जाके बनाऊंगा, लेकिन अभी लिख देता हूँ मैं नाम इसका, फिर सीखने का टाइम आपको मिलेगा। जैसे अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और ये इसका हेमी एसिटल रूप है। लेकिन अगर आप अपनी परिभाषा को देखो तो अभी ये परिभाषा आपको दिखाई नहीं दे रही, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, लेकिन कहीं भी आप चेक करके देखो आपको एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो इसका जल अपघटन कर दो, ये देखो आप, ये हमने कर दिया इसका जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। तो आप चेक करके देखो, ये बॉन्ड मैंने यहां से तोड़ दिया, इसको दे दिया OH और इसको दे दिया H। अब आप देखो ये वाला जो H है ये इस O के साथ इस OH में बदल जाएगा, देखो ये क्लियर। और अब आप चेक करो, एक ही कार्बन के ऊपर आपके दो दो OH आ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान है कि एक ही कार्बन पे दो दो OH स्थायी नहीं है, और वो टकराकर जल को निष्कासित करके एल्डिहाइडिक ग्रुप में बदल जाएंगे। तो आज के बाद अपनी परिभाषा हो गई कि कार्बोहाइड्रेट वो हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी समूह कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगी हो एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर ऐसे यौगिक जो हेमी एसिटल रूप या हेमी कीटल रूप होते हैं, जिनका जल अपघटन करने पर आपको पुनः ये एल्डिहाइड कीटोन के हाइड्रोक्सी यौगिक प्राप्त हो जाए। एक एग्जांपल में आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर दिखाता हूं कीटोन ग्रुप का। जैसे देखो फ्रक्टोज, ये देखिए आप, अब आप देखो ये मैंने कीटोन का पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप लिया है, देखो ये देखिए आप, ये कहलाएगा आपका फ्रक्टोज।
तो फ्रक्टोज एक कीटो शर्करा है जो अपन ने यहाँ पर बनाई। इसका मतलब नहीं, पहली बात तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। बस अब आप एक बार चेक कर लो, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, यस और नो। देख लो बेटा एक बार चेक कर लीजिए बेटा। यहां तक अपन ने सिर्फ एक छोटी सी बात की है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट अपनी पुरानी परिभाषा, प्राचीन परिभाषा, एंशियंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, लेकिन बहुत सारे अपवादों ने ये बात गलत सिद्ध कर दी, तो ये परिभाषा हट गई। तो नई परिभाषा जो परफेक्ट बनी वो बनी कि ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप लेकर बैठते हो, या ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन ऐसे यौगिकों में हो जाए, तो फिर अपन उनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलिए साहब, तो अब अपन शुरू करते हैं अपन अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट की संरचनाएं। कार्बोहाइड्रेट की संरचनाएं। कार्बोहाइड्रेट की संरचनाएं। आप देखो ये संरचनाएं कौन सी है, पहले मैं क्लियर कर दूं आपको। यहाँ पर ये लीजिए बेटा, ये जो कार्बोहाइड्रेट की संरचना लेने हैं, इसमें नंबर 1 इनको बोलते हैं अपन विवृत। विवृत का मतलब होता है ओपन, श्रृंखला संरचनाएं। तो कार्बोहाइड्रेट की अपन ओपन संरचनाओं पे काम करने जा रहे हैं। पहले इसमें आपको यौगिकों के बारे में पता चलेगा कि अपन कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट स्टडी करते हैं। जैसे नंबर 1 या नंबर ए, जैसे आपका ग्लूकोज, या पहले मैं आपका सिंपल ही ले लेता हूं। पहले ये लीजिए, ये लीजिए सबसे छोटी शर्करा जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये है आपका सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो 3 कार्बन का बना होता है, इसको अपन नाम देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा समावयवता या आइसोमेरिज्म अगर जो आपको ध्यान हो, तो मैंने कहा था किरेल कार्बन पर यदि आपका OH राइट हैंड साइड हो तो अपन D यूज करते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड हो तो अपन L यूज करते हैं। देखो ये रहा। तो इस समय आप चेक करके देखिए, आपका ये OH राइट हैंड साइड है, इसीलिए आप कह सकते हो ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस D का मतलब किरेल कार्बन पर OH का राइट हैंड साइड होना है। लेकिन अगर एग्जामिनर ब्रैकेट में प्लस या माइनस देता है तो उसका मतलब इससे मैच नहीं करता बेटा। इस प्लस या माइनस का मतलब PPL का डायरेक्शन है, डेक्स्ट्रो या लीवो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दाहिनी ओर या बाईनी ओर। तो ध्यान रखें दोनों के दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब इसका नाम हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ओपन संरचना में हमने एक ये बनाई संरचना। नंबर दूसरा जो हमारे लिए फेमस काम आएंगी हमारे कोर्स में, ये आपका एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। बेटा 1 मिनट, एक फोन का जवाब दे दूं, 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगा आपको। यस हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग आशुतोष जी। बस मैं क्लास ले लूं फिर मैं फ्री होकर बात करता हूँ ना। ठीक ठीक ठीक, बस मैं 12 साढ़े 12 फ्री होगा सर। मैं खुद ही लगा लूंगा, ठीक है सर। ठीक ठीक। हाँ बच्चों, तो अब आप देखो ये मैं स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले आप बना कर आए हो, जिसके अंदर आपका सारे OH राइट हैंड साइड है, सिर्फ तीसरे नंबर का OH लेफ्ट हैंड साइड है। ये ओरिएंटेशन या इसको अपन कहते हैं विन्यास, और ये बन गया आपका ग्लूकोज। ये देखिए आप, तो इसमें आपके तीसरे नंबर कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो नाम होगा ग्लूकोज। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे सेकंड नंबर है, क्या ग्लूकोज में तीसरे नंबर पर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो इसे L कहना चाहिए कि D कहना चाहिए? L। L। यहां गलत कर गए बेटा आप।
क्योंकि डी ध्यान रखिए, होगा। हाँ बेटा, डी होता है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जो OH है वो लास्ट किरेल पर चेक होता है बेटा। ये रहा। जिसमें किरेल कार्बनों की संख्या 1 से ज्यादा होने लग जाए, उनमें OH की दिशा हमेशा लास्ट कार्बन पे चेक होती है, इसीलिए इसका नाम भी होगा डी ग्लूकोज। इसीलिए आपको ध्यान हो तो हम इसको नाम देते हैं डेक्सट्रोज, क्योंकि डेक्स्टर का मतलब हो गया राइट हैंड साइड और ओज का मतलब हो गया शर्करा। तो ये वो ग्लूकोज है जो आपकी बॉडी के अंदर आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ओपन स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका फ्रक्टोज, ये लीजिए अभी जस्ट बना कर आए थे अपन, फिर रिपीट कर देते हैं। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4, 5 एंड 6, सारे के सारे OH राइट हैंड साइड है, सिर्फ आपका थर्ड वाला अगेन लेफ्ट हैंड साइड है। ये लीजिए बेटा, ये आपका मॉलिक्यूल हो गया फ्रक्टोज। और आप फ्रक्टोज में भी चेक कीजिए, अंतिम किरेल कार्बन राइट हैंड साइड है तो ये डी हो गया, लेकिन रोटेशन में अगर ये माइनस आ रहा है तो हम ब्रैकेट में माइनस भी शो कर सकते हैं, ये बन गया डी माइनस आपका फ्रक्टोज। इसके अलावा कुछ फेमस एग्जाम्पल जो हमारे काम आएंगे, मैं उनको और दे देता हूं आपको। ये लीजिए बेटा, ये देखिए, ये हेक्सोज शर्कराएं हैं, जिनमें से मैं कुछ फेमस के नाम वापस लिख रहा हूं, जैसे OH राइट हैंड साइड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका OH लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला OH भी लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। ये देखिए आप, और सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर मैं यहां भी बना रहा हूं। कंपैरेटिव स्टडी में देखिएगा, आपका दूसरे नंबर का OH लेफ्ट हैंड साइड, तीसरा आपका वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड था, ये कॉमन फैक्टर है, और बाकी सारे राइट हैंड साइड। ये देखिए आप, ये जो दो फेमस एग्जांपल मैंने लिखे, इसमें से ये वाला एग्जांपल है ग्लैक्टोज, इसको भी नाम अपन देंगे डी प्लस ग्लैक्टोज। ध्यान रखिएगा, प्लस का माइनस हो सकता है, ये एग्जामिनर की चॉइस है, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बेटा। लेकिन ये डी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अंतिम किरेल के ऊपर चेक करो, OH राइट हैंड साइड है, इसमें भी अंतिम किरेल पर राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा आपका डी प्लस एंड मैनोज। तो ये मैंने कुछ एक एग्जांपल जो हमारे काम आ सकते हैं, जिनका हम यूज अपनी डाइसैकेराइड्स में खूब करते हैं, इनको अपन बेसिक ले रहे हैं। ये ओपन संरचना हो गई। अब इसका जो सेकंड एस्पेक्ट अपन लेने जा रहे हैं, एक बार देख लो, ये तो हो गए बेटा इसके ओपन संरचनाएं। अब जो अपन पॉइंट लेने जा रहे हैं इसके अंदर, वो है नंबर सेकंड। सर, हाँ जी बेटा। सर इन लोग को ईपीमर भी बोलते हैं ना? नहीं दोनों? बेटा, हाँ, इनको एपीमर अपन बनाएंगे अभी, ये एपीमर बनेंगे, लेकिन अभी अपन इनकी परिभाषा को अलग करेंगे। अभी तो केवल अपन एक टाइम में एक काम कर रहे हैं, ओनली संरचना। फिर जब आप सब कुछ पढ़ लो ना, तो फिर अपने एग्जाम्पल में सबको मिक्स करके देखना, वो वक्त आ जाएगा तब आप जरूर जोड़िएगा इनको आपस में ना। तो ये लेने जा रहे हैं बेटा संवृत श्रृंखलाएं, या संवृत श्रृंखला, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोज चेन, या इसको कहते हैं रिंग। क्लोज चेन, या अपन कहते हैं रिंग कंपाउंड। अब ये रिंग कंपाउंड कैसे कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन एक तरीके से कहते हैं कि एक तरीके से ये जो हेमी कंडीशन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो ये हेमी प्रोसेस करने जा रहे हैं, हेमी प्रोसेस। अब ये हेमी प्रोसेस क्या है, मैं आपको सिखाता हूं, पहले इसको समझ लो। हेमी को आपके कोर्स में अगर मान लो आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़े हों, तो ये है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन, कोई सा भी ले लीजिए, मे बी एल्डिहाइड
और मे बी कीटोन। यदि आज के बाद इस एल्डिहाइड कीटोन को किसी अल्कोहल के साथ क्रिया करवा दी जाए, देखो अल्कोहल को लिखने का तरीका थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, ये है आपका अल्कोहल। जब अल्कोहल के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो ये क्रिया कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको कहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इस नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा कि ये जो इसका नाभिक स्नेही भाग है ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है। देखो ये कार्बोनिल यौगिक है, ये सही कर देता हूं उसको थोड़ा, ये लीजिए बेटा, ये कार्बोनिल यौगिक है। और आपको ध्यान है कार्बोनिल यौगिक के अंदर ध्रुवीयता या पोलरिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन सदैव O की तरफ चलता है। तो ऐसे में आपके द्वारा डाला गया अल्कोहल का नाभिक स्नेही भाग तो कार्बन पे अटैक करता है और उसका इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग इस O पर अटैक करता है। हालांकि ये बकायदा एक पूरी प्रोसेस जो आपने जीओसी में देखी थी, लेकिन अगर अपन इसको डायरेक्ट लिखें तो देखो अब ये यौगिक क्या बनके तैयार हो गया। ये देखिए आप, ये आपका O और आपके इस अल्कोहल का योग अगर अपन करें तो O के पास जाएगा H और C के पास जाएगा OR-। अब इसको गौर से देखिए तो ये एक ऐसा अल्फा कार्बन बना जिसपे अल्कोहल का क्रियात्मक समूह भी जुड़ा है और ईथर का क्रियात्मक समूह भी जुड़ा है। तो आज के बाद यदि किसी कार्बन कॉमन पर अल्कोहल और ईथर दोनों एक साथ आ जाएं तो इस आधे आधे को अपन बोलते हैं हेमी। हेमी का मतलब होता है बेटा हाफ, आधा अल्कोहल आधा ईथर। लेकिन इसके बाद ये दो शब्दों में बढ़ जाता है, एक शब्द होता है एसीटल और एक शब्द होता है कीटल। ये एसीटल और कीटल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन कि सब अल्फा पर H उपस्थित हो, ये अल्फा कार्बन है। यदि इन दोनों संयोजकताओं में किसी पर भी हाइड्रोजन उपस्थित हुआ तो इसका पूरा नाम बन जाएगा हेमी एसीटल। और अगर किसी में अल्फा H अनुपस्थित हुआ तो फिर आपका नाम बन जाएगा हेमी और ये कीटल, यानी इन दोनों में किसी एक पर भी H नहीं हो। तो इसको समझने का पहला तरीका तो मैंने आपको दे दिया। क्यों? क्योंकि अब हम यही प्रोसेस करने जा रहे हैं, एक नाभिक स्नेही योग द्वारा हम अपने हेमी योगी को बनाने जा रहे हैं। कैसे? इसकी जरूरत देखो चक्रीय रूप में हमको यूं पड़ेगी। देखो ये देखिए आपके सामने, ये देखिए बेटा आपको OH सारे राइट हैंड साइड, सिर्फ तीसरे वाला OH को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। यानी मैं कुल मिला के आपके सामने ग्लूकोज का एग्जांपल लेने जा रहा हूं। ये देखिए आप, और इस ग्लूकोज को आप नाम पहले ही दे चुके हो, इसका नाम है D प्लस ग्लूकोज और इस समय ये ओपन संरचना है। अब आप देखो ये जो ओपन संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये ओपन संरचना क्लोज की ओर बढ़ रही है। आप कहोगे इसका चक्रीकरण होने जा रहा है, इसका साइक्लाइजेशन होने जा रहा है। कैसे? कि इस समय यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन रहा है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर शो किया है, देखो ये रहा। और अब आप चेक करो अल्कोहल के रूप में हमारा OH उपलब्ध है। देखो ये देखो आप, ये उपलब्ध है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये नंबर 6, इस नंबर 5 का नंबर 6 वाला ऑक्सीजन ये इस समय एक न्यूक्लियोफाइल बनके इस जगह पर आक्रमण करने जा रहा है। जैसे देखो इसने नाभिक ने आक्रमण किया है, देखो ये O ने जैसे आक्रमण किया है बिल्कुल सेम वही। तो सोचो ये O जब आक्रमण करेगा तो अब आप चेक कीजिए आपके सामने यहाँ पर दो संरचनाएं बढ़ जाएंगी। ये देखो आप, अब ये दो संरचनाएं क्या है आपको समझाता हूं। नंबर 1, आपने इस वाले O को OH में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये वाला H ऑक्सीजन पे जाके लग गया और ये H आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। इसके बाद ये नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6
और अब आप चेक करो आपका जो 5वां नंबर कार्बन है वो इस पहले नंबर कार्बन के साथ ये देखो ऑक्सीजन के साथ बंधित हो गए, ये ऑक्सीजन कहलाता है आपका ईथर। अब आप चेक कीजिए बाकी कंडीशन आपकी एज इट इज, ये लीजिए, ये आपके बाकी कंडीशंस एज इट इज है, ये लीजिए बेटा। तो अब इस समय आप गौर से देखिए, जिस संरचना को आपने डेवलप कर दिया उसमें चेक करके देखो कि ये जो अल्फा कार्बन नया बना, इसमें आप चेक करके देखो अल्कोहल भी उपस्थित है और इसी से ईथर भी उपस्थित है। तो बोलिए इस समय इसको नाम अपन ये हेमी देंगे कि नहीं देंगे? तो देखिए इसका बिल्कुल, तो इसका नाम हो गया हेमी। लेकिन आप पहले चेक कीजिए क्या इस अल्फा पर H उपलब्ध है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर आपको शो किया था कि यदि अल्फा पर H उपलब्ध हो तो उसके आगे नाम कौन सा जोड़ दिया जाए? एसिटल। एसिटल। तो इस समय ये वाला रूप हेमी एसिटल कहलाएगा, इसको कहेंगे हेमी एसिटल। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर एक नहीं दो संरचनाएं बनेंगी। आप कहोगे दूसरी संरचना क्या बन सकती है? वो है विन्यास, क्योंकि इसमें विन्यास की दो संभावनाएं बन गई। आप चेक करके देखो आपका OH वहां पर बना था एंटी क्लॉकवाइज या आपका लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर जो हेमी बना उसमें चेक करके देखो वो बना आपका राइट हैंड साइड। इसका मतलब यहाँ पर हमें दो संरचनाएं मिलेंगी, अल्फा के ऊपर OH और बीटा के ऊपर OH, यानी कि इसी अल्फा कार्बन पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये लीजिए। तो अब की बार आप चेक करके देखो इसका भी नाम है हेमी एसिटल। वापस से चेक करो, हेमी क्यों बोला? हेमी इसलिए बोला क्योंकि इस कार्बन के ऊपर आपका OH और आपका ईथर दोनों जुड़े हुए हैं और इसके पास अल्फा कार्बन पर H भी प्रेजेंट है, इसलिए एसिटल। ये दो नाम तो आपको समझ में आ गए। अब इसका नया नाम अपन क्या देते हैं वो चेक करो। इसका नाम अपन इसके विन्यास के आधार पर देखें तो ये वाला OH लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि चेक करके देखो ये वाला OH राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलेंगे बीटा और जो राइट हैंड साइड है उसको बोलेंगे अल्फा, और बाकी नाम ये जुड़ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और ये आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब आप अपने आप को पहचान लो, कल को पेपर में अगर ये नाम आए तो आप समझ जाओगे पहला पॉइंट कि ये ग्लूकोज का क्लोज संरचना वलय संरचना हो गई, जिसमें देखो 6 सदस्यीय वलय बन गई। देखो 6 सदस्यीय वलय आपको ध्यान है बहुत स्थायी होती है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये होगी 6, और 6 सदस्य की हेक्सागोनल वलय हमारी स्थायी संरचनाओं में आती है, इसीलिए ये कहलाएगा आपका सबसे स्थायी क्लोज संरचना या रिंग संरचना। अब आपको दूसरी बात समझा दूं कि वलयी संरचना जिन्हें अपन हेमी एसिटल बोलते हैं, यदि इनमें OH लेफ्ट हैंड साइड हो तो बीटा और यदि OH आपका राइट हैंड साइड हो तो अल्फा। अब अपन इस बात को आगे बढ़ाएं तो यही बात आपकी प्रैक्टिस के लिए दूं तो ये फ्रक्टोज है। अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इस फ्रक्टोज के ऊपर सेम यही का यही मेथड अपना लो और आप मुझे अल्फा और बीटा दो की संरचनाएं बना के देखो एक बार। ये इसको मैं पूरा कर रहा हूं, आप लोग शुरू हो जाइए और इसके अंदर वही हेमी एसिटल टाइलेशन करो या हेमी रूप बनाओ इसका और चेक करो क्या रूप बनेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपका 6। इसका नाम है डी फ्रक्टोज। लीजिए बेटा, अब इसमें ध्यान रखना अंतिम किरेल यही है, OH इसी का लेना है आपको, तो हिंट में आपको दे देता हूं ये रहा। अब बनाइए अपना स्ट्रक्चर।
डन सर। वेरी गुड। सर हाँ बेटा, सर एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है इसमें? अभी आएगा बेटा, अभी डेफिनेशन कराऊंगा तब बोलेंगे अपन। अभी कुछ भी अपन एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे बेटा। अच्छा इसका रीजन है बेटा, क्योंकि अपन मेंडल के कार्यक्रम पे चल रहे हैं और मेंडल कहता है एक टाइम में एक चीज को करो, बहुत सही रहोगे। तो अपन हाँ ने क्या, इसीलिए अपन ने एक टाइम में एक को ही यूज किया है। ये देखिए बेटा, ये मैंने स्ट्रक्चर लिया है, अब आप चेक करके देखें। आपने जो स्ट्रक्चर बनाई है 2 नंबर ये रहा, 1 नंबर ये रहा CH2OH। ये देखिए आप, और आपका ये वाला जो ऑक्सीजन है ये राइट हैंड साइड बन के तैयार हो गया। देखो राइट हैंड साइड, तीसरे नंबर पर आपका OH, चौथे नंबर पर आपका OH, और छठे नंबर पर आपका OH फिक्स है। देखो ये देखिए बेटा, एक ग्रुप तो आपने देखो ये बनाया हुआ, जिसमें आप चेक करके देखो 5 की वलय बनी है, और आपको ध्यान है 6 की वलय के बाद 5 की वलय का स्थायित्व ज्यादा होता है। और अब यहाँ पर जो बना रहा हूँ ये रहा पहला वाला कार्बन, और आपने जिस O को OH में बदला है, इस वाले O को, तो ये OH आपने लिया है लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी कंडीशन आपकी वही की वही है। तीसरे पर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड, चौथे पे आपका राइट हैंड साइड, और ये आपका छठा नंबर बन के तैयार। अब आप देखो, आप सबसे पहला पॉइंट, इन कार्बन को देखकर सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि इस बनने वाले न्यूक्लियर अल्फा कार्बन पर OH राइट हैंड साइड है तो अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड है तो बीटा, और बाकी नाम ये एज इट इज। तो ये बन गया आपका D- फ्रक्टोज, और ये कहलाएगा बीटा D- फ्रक्टोज। अब मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपसे है, मुझे देखकर बताओ कि ये जो मैंने चक्रीय क्लोज संरचनाएं बनाई, क्या ये हेमी रूप है, यस और नो? बोलिए बेटा, क्या ये हेमी रूप में है कि नहीं? हेमी की परिभाषा क्या है आपको अच्छी तरह पता है। एक ही कार्बन के ऊपर कौन से 2 रूप उपस्थित होने चाहिए? अल्कोहल और ईथर, ये अल्कोहल है और ये रहा ईथर, इसलिए कंफर्म है बेटा ये आपके दोनों के दोनों हेमी। लेकिन चेक करके देखो, आपने जो परिभाषा बनाई कि सब ये हेमी जो है वो अगर इस अल्फा पर H हो तो एसिटल, और अगर ना हो तो फिर वो क्या कहलाते हैं, कीटल। तो चेक करके देखिए आपके अल्फा पर क्या H उपलब्ध है क्या? नो सर। नो, तो इसका मतलब ये फॉर्म क्या कहलाएंगी, हेमी कीटल। अब बोलिए बेटा, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। है ना बेटा? यस सर। यस, तो ये आपका हेमी एसिटल और हेमी कीटल की समझ संरचना कंप्लीट हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इनका रूप बदलते हैं, क्योंकि यौगिक के अंदर ये चक्रीय अवस्था में पाए जाते हैं, और एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी चक्रीय संरचना को कुछ यौगिकों से समानता या रिजेम्बलेंस दिखाई थी, उनको नाम देते थे हावर्थ। तो तीसरे नंबर पर अपन करने जा रहे हैं हावर्थ स्ट्रक्चर्स। पेपर में जितने क्वेश्चन आएंगे वो ध्यान रखिएगा बेटा, इसी फॉर्म में आएंगे हावर्थ की। इनको कहते हैं हावर्थ संरचना। ये लो साहब, हावर्थ संरचना। यहां पर मैं आपको क्लियरफाई करूं कि हावर्थ ने क्या किया। जो हावर्थ थे उन्होंने क्या किया था बेटा, 2 तरह के कंपाउंड की रिजेम्बलेंस इसके साथ दिखाई थी। अब अगर मैं आपको बताऊं तो वो 2 कंपाउंड कौन कौन से थे, तो हावर्थ के अनुसार एक कंपाउंड तो था आपका चक्रीय ईथर जिसमें संयुग्मन था, इसको नाम दिया इन्होंने पायरीन। ये पायरेन यौगिक था, और इन्होंने देखा ये जो पायरेन यौगिक है ये बिल्कुल ग्लूकोज की संरचना के समान षटकोणीय
और इसमें भी एक ईथर है, जैसे अपना देखो ये रहा ईथर, ये देखो आप, ये छठे नंबर पर। तो इन्होंने इसके रिजेम्बलेंस, इसकी समानता के आधार पर इसको शर्करा में बदल दिया। तो इसकी शर्करा में आपका जो रूप बना वो ये बना, और ये रिंग आज के बाद जब बनेगी तो ये लिखा जाएगा पायरेन, और चूंकि शर्करा बन गई तो शर्करा का शब्द इसमें जोड़ दिया ओज, तो इस वलय को नाम देते हैं पायरेनोज रिंग। ये पायरेनोज की वलय कहलाती है। तो आज के बाद आप जो भी षटकोणीय हेक्सागोनल रिंग्स बनाओगे, उन शर्कराओं को आज के बाद नाम पायरेनोज की रिंग हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई? फिर इन्होंने सेकंड नंबर एग्जांपल क्या लिया, क्योंकि आपको ध्यान है 6 कार्बन की रिंग मिल रही है, देखो ये रही, ये देखो हेमीएसिटल आपने 6 की रिंग ली है, 6 मेंबर रिंग। लेकिन चेक करके देखो फ्रक्टोज में आपने 5 मेंबर रिंग भी लिए। तो अगर 5 मेंबर रिंग बनती है तो फिर इन्होंने दूसरा एग्जांपल ये लिया, फ्यूरेन। फ्यूरेन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक, और इसका नाम है फ्यूरेन, ये फ्यूरेन। और इन्होंने फ्यूरेन को अगर शर्करा के रूप में बदल के रिंग ली तो अब इसके नाम के आगे ओज लग जाएगा, तो ये आपका फ्यूरेन, और लगा दीजिए इसका अनुलग्न ओज, तो ये बन जाएगा फ्यूरेनोज रिंग। ये लीजिए बेटा। तो फ्यूरेनोज और पायरेनोज दो तरह की वलय हम इसमें बना सकते हैं, नंबर पहली बात। अब हावर्थ की स्ट्रक्चर अगर अपन पूरी करें तो देखो ये रही आपके सामने स्ट्रक्चर, ये देखिएगा। इसमें मैं आपको एक हिंट दे दूं कि आपका जो LHS है, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, क्लियर, वो हो जाएगा यहाँ पर अप, और जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा डाउन। अब आपको कैसे करना है मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब देखो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। ये लीजिए बेटा, और मैं इसके नंबर दे देता हूं आपके 6 कार्बन के। ये लीजिए बेटा, और अब आप चेक कीजिए 6 कार्बन की वलय को अगर अपन हावर्थ स्ट्रक्चर में बदलेंगे तो ये आपकी हेक्सागोनल रिंग, ये देखिए बेटा। अब इस रिंग के साथ जुड़ रहा है आपका पहला कार्बन, ये रहा, ये आपका दूसरा कार्बन, ये रहा, ये आपका तीसरा कार्बन, ये रहा, ये चौथा, ये पांचवा। अब आप चेक कीजिए आपके पहले कार्बन पर OH राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड को अपन कहां शो करेंगे, आप कहोगे डाउन साइड। तो इसको लिखने का तरीका अपना ये रहा, देखो ये देखिए बेटा, ये आपका राइट हैंड साइड है तो OH आएगा डाउन साइड, ये देखिए आपका। फिर आप चेक करो आपका सेकंड नंबर पे सॉरी सेकंड वाला आपका गलत लगा दिया, ये यहाँ आएगा बेटा, ये आएगा H, तो ये सेकंड वाला भी OH आपका डाउन साइड। थर्ड वाला आपका OH लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका पांचवा वाला, चौथा वाला राइट हैंड साइड, ये अपना राइट हैंड साइड। लेकिन ये संरचना क्रियाल नहीं है,
इसलिए इसकी विन्यास नहीं देखा जाएगा, तो इसको कर देंगे अपन बाहर की तरफ, ये OH, ये नंबर 6 कार्बन। अब आप चेक कीजिए, जो संरचना आपने बनाई उस संरचना में इसका नाम था अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन अब इसको नाम दिया जाएगा अल्फा डी प्लस, और ग्लूकोज के बेस पे ग्लूको, और आपकी रिंग कौन सी बनी उसके नाम को इसमें जोड़ दें तो ये जुड़ जाएगा पायरेनोस। तो देखो इसका नया नाम बन गया अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। तो इसको बनाने का एक तरीका तो अपने पास ये वाला है। नंबर दूसरा, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी कर सकते हो आप, ये देखिए आप, ये देखो बेटा, अब की बार आप इसके अंदर सिर्फ वो संरचनाएं दिखा सकते हो जो OH को लगाती हो। इसको लिखने का पेपर में ये तरीका भी आता है, ये देखिए आप, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, और ये आपका CH2OH। तो पायरेनोज रिंग को बनाने का एक तरीका ये भी है, या फिर इसके अलावा एग्जामिनर इसको लिखने का तरीका ये भी बनाता है। ये देखो, ये आपका कुर्सी रूप, ये देखिए लाइन पर, ये देखिए बेटा, ये आपका यहाँ पर कुर्सी रूप, चेयर फॉर्म। तो पेपर में इसकी जगह पर ये चेयर फॉर्म भी आएगी, और इस चेयर फॉर्म के अंदर OH नीचे है तो ये आपका OH नीचे, ये OH नीचे है तो ये OH नीचे, ये आपका OH ऊपर है तो ये आपका OH ऊपर, ये OH नीचे है तो ये आपका OH नीचे, और ये आपका छठा वाला कार्बन ये नीचे OH। तो पेपर के अंदर आपका ये तरीका भी लिखाएगा, और ये इसी संरचना का, ये इसी कंपाउंड का नाम संरचना है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। अब आप सोच लीजिए, आपके पास टाइम है जिसके अंदर आप मुझे बीटा, मैं आपको 2-3 नाम दे रहा हूं, आप उन संरचनाओं को बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें सपोर्ट आपको ये मिल जाएगा, ये सपोर्ट के लिए मैं आपको ये वाला, ये मैं कुछ एक नाम देने वाला हूं। जैसे मैं आपको देने जा रहा हूं, एक तो आपका फ्रक्टोज, एक में देने जा रहा हूं आपको यहाँ पर ग्लैक्टोज, और एक आपको मैं देने जा रहा हूं यहाँ पर आपका ग्लूकोज। तो चेक कीजिएगा इनके नाम कैसे बनाओगे, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। तो 1-2 मिनट में जितना भी आप टाइम लें एक बार चेक कर लें। आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर नंबर 1, ये बनाना है आपको बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। नंबर 2 आपको बनाना है अल्फा डी प्लस ग्लैक्टोपायरेनोज। नंबर 3 आपको बनाना है बीटा डी प्लस ये लो सर, और ये है आपका फ्रक्टो फ्यूरेनोज। तो एक बार ट्राई करके देखिए बेटा, ये सभी आपकी हावर संरचनाएं आप बना पाए। हर किसी के लिए आपको 1-1 1.5 मिनट दे रहा हूं, मैं आपसे 2-3 मिनट बाद आपसे पूछता हूं।
हाँ जी बच्चों, कुछ बन पा रहा है, आइडिया लग पा रहा है? यस सर, बन गया। वेरी गुड। तो देखो पहला आपने लिया है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। पहले सोच के बताओ, बीटा का मतलब इस अल्फा किरेल कार्बन नंबर 1 पर आपका OH राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड। तो बोलिए बेटा। लेफ्ट हैंड हाँ, तो बीटा का मतलब है OH लेफ्ट हैंड साइड। तो कहाँ रखूं, अप साइड के लो साइड? अप साइड। ये देखो ये आपका अप साइड आ गया। क्लियर? दूसरे वाला OH हमेशा नीचे होता है। थर्ड वाला OH आपको ध्यान है अंदर लेफ्ट पे जाता है। उसके बाद आपका राइट हैंड साइड आता है, सॉरी आपका नीचे की तरफ आता है। एंड ये आपका 6 नंबर कार्बन। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अब की बार चेक करते हैं अपन ये वाला स्ट्रक्चर अल्फा डी प्लस ग्लेक्टो। तो सबसे पहले तो अपन अल्फा को पकड़े। इसका मतलब इस वाले किरेल कार्बन पर अल्फा पोजीशन कहलाती है, इस वाले कार्बन पर OH डाउन साइड आएगा कि अप साइड आएगा? डाउन साइड। ये डाउन साइड आएगा। दूसरा वाला आपका कार्बन पे OH वैसे भी डाउन साइड है। तीसरा फिक्स है आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन ये ग्लेक्टो है। और आप जानते हैं ग्लेक्टोज का स्ट्रक्चर अपन मैच करें, ये देखिए आपका ग्लेक्टोज। तो इस ग्लेक्टोज में चेक करके देखो, चौथा वाला कार्बन का OH भी लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब इस वाले में आपको अपना OH लेफ्ट हैंड साइड यानी ऊपर की तरफ है। ये पहचान आ गई देखो आपकी। अब आज के बाद आप तुलना कर पाओगे दोनों स्ट्रक्चर के अंदर। देख लो आप इस वाले में और इस वाले में संरचना देख लो आप कि इसके अंदर आपका चौथा वाला नीचे जबकि चौथा ऊपर है, इसीलिए ये इस समय ग्लेक्टोज को शो कर रहा है। और वही आपका छठा कार्बन CH2OH। ये लीजिए नंबर नेक्स्ट बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज। तो देखो इसके अंदर आपको ध्यान है कि आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो देखो ये संरचना आपने फ्रक्टोज की बनाई थी। ये देखिए ये वाली फ्रक्टोज की थी। इस फ्रक्टोज में दूसरा नंबर का कार्बन और पांचवा नंबर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये दूसरा कार्बन है और ये आपका पांचवा कार्बन है। ये 2, ये 3, ये 4। तो अब आप चेक कीजिए, अगर आपने बोला है बीटा तो OH बोलिए राइट हैंड साइड, सॉरी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की साइड। ये ऊपर की तरफ। तो ये आपका पहला कार्बन ये बन के तैयार है। तीसरे पे OH हमेशा लेफ्ट होता है, ये आपका चौथे पे राइट हैंड साइड। और आपको ध्यान है 6 कार्बन आउट कर दीजिए, ये रहा 6 नंबर कार्बन। ये अब आप चेक कीजिए बेटा, ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए। तो क्या मैं होप करूं इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी स्ट्रक्चर के मामले में? यस सर। यस। अब देखो इन स्ट्रक्चर को जो अपन ने बनाया ये कंपाउंड के रूप में, मुख्य श्रृंखला के रूप में इसी तरीके से जुड़ते हैं आपस में। और वो कैसे जुड़ते हैं मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूं। तो कुछ स्ट्रक्चर अपन लेने जा रहे हैं डाइसैकेराइड की। ये लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स। ये आपके लिए नया शब्द नहीं है, आप बायो के स्टूडेंट हो, आप अच्छे जानते हो कि डाइसैकेराइड, सैकेराइड का मतलब होता है आपकी शर्करा और डाई का मतलब 2। तो जिनमें 2 मोनोसैकेराइड मिलकर संरचना का निर्माण करें। और ये आपके डाइजेशन से रिलेटेड भी है। तो सोचिए आपकी मोनोसैकेराइड की 2 संरचनाएं समान या असमान सैकेराइड को यदि निर्जलीकृत कर दिया जाए तो वो बन जाती है डाइसैकेराइड। और यदि उसका जलवघटन कर दिया जाए तो वो पुनः बन जाती है आपकी मोनोसैकेराइड। और ये प्रोसेस अपन करने जा रहे हैं अभी अपने स्ट्रक्चर के अंदर। ये लीजिए ये करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। जैसे आपके हिसाब से जितना आपने पढ़ा हुआ उसके हिसाब से नंबर 1 अगर अपन लें तो पहला आपका स्ट्रक्चर है माल्टोज। आप जानते हैं इसको बोलते हैं बेटा माल्ट शर्करा, माल्ट शुगर। ये माल्ट शुगर है। और ये जो माल्ट शुगर है बेटा ये किससे मिलकर बनी है? तो इस माल्ट शुगर के अंदर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज
प्लस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की 2 इकाइयां निर्जलीकृत होकर माल्टोज बनाती है। और इसी तरह से यदि माल्टोज का आप जल अपघटन कर लो या उसका पाचन कर लो, डाइजेशन, तो वापस आपको ये ग्लूकोज की इकाइयां मिलती। तो आपके पाचन का जो मुख्य आधार है वो ये पॉइंट है जिसमें आप माल्टेज एंजाइम डाल के तोड़ते हो। तो अब देखिए एग्जांपल क्या बनेगा, मैं आपको क्लियर करूं। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, तो यहां पर बना लीजिए अल्फा डी ग्लूकोज। ये देखिए आप, ये आपके दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज। इनकी संरचनाएं आप एक बार सोच लीजिए, जब तक मैं रुका पड़ा हूं चेक करके देख लीजिएगा कौन कहां पर उपस्थित है। यस, चलिए शुरू करो। इस वाले पर OH कहां पर है, डाउन नीचे, साइड या अप साइड? डाउन, डाउन Down. साइड। इस वाले पे डाउन, डाउन साइड। इस वाले पे अप, अप साइड। नंबर 4 पर डाउन, डाउन साइड। और ये आपका पांचवा और CH2 छठा, अच्छा, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। सेम इसी तरह से इसको भी आ जाओ, ये भी अल्फा डी प्लस है। सेम स्ट्रक्चर, OH राइट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका OH राइट हैंड साइड, और ये आपका 6 नंबर वाला पार्ट। अब आप देखो इनसे कैसे माल्टोज बन रहा है कि इसमें आपका जो 4th नंबर है वो इस फर्स्ट नंबर के साथ निर्जलीकृत हो जाए। ये देखिए आप, ये निर्जलीकरण हो, और इसके निर्जलीकरण के बाद ये बनेगा आपका डाइसेक्राइड। वापस से डाइसेक्राइड की स्ट्रक्चर पूरी कर देते फटाफट अपन। ये देखिए आप, और इसमें जो चेंज आया वो ये कि इसके पहले और चौथे के बीच में एक ईथर का बंध बन गया। देखो ये देखिए आप, ये आपका 4 नंबर और ये आपका 1 नंबर। बाकी कंडीशन आपकी एज इट इज है, जिन्हें आप स्वयं पूरा कर सकते हो, इसलिए मैं इनको वापस छेड़ नहीं रहा हूं। ये देखिए आप, ये संरचना बोली। और ये जो ईथर बंध बना इसको अपन बोलते हैं 14GB। जानकर से मैंने जीबी शब्द बोला ताकि आपको याद रहे। तो ये है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। और ये ग्लाइकोसाइडिक बंध आप ध्यान रखिएगा बेटा, ईथर बंध है। अब आप चेक कर लीजिए, अगर पेपर में आज के बाद ये संरचना बनी हुई आती है तो सबसे पहले तो आप कहोगे डाइसेक्राइड, और इनके OH की स्थिति के आधार पर आप क्लियर कर दोगे कि सब ये आपका माल्टोज है। और यदि इसका जल अपघटन कर दिया जाए तो वापस 2 टुकड़ों बन जाएगा 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? बोलिए बेटा, कर पाओगे? यस। यस तो सर, आपके आपके लिए अब अगला काम है जो आपको करना है, नंबर बी। मैं आपको देने जा रहा हूं लैक्टोज। और लैक्टोज बनेगा किससे, आपको हिंट दे देता हूं, बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसे तैयार कीजिए।
हाँ जी बच्चों, क्या स्ट्रक्चर बना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बना? तो देखो, क्या मैं सीधा स्ट्रक्चर बनाऊं आपको समझ में अगर आ गया हो तो देखो, Yes, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया हो, ये दो स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा हूं, इनके बीच में से जल का निष्कासन भी आपको करना है। स्ट्रक्चर आप दोनों बना चुके होगे। अब देखो, जो स्ट्रक्चर बन रहा है उससे पहचानना आप। ये देखो, अब आपका ये संरचना मैं पूरी करने जा रहा हूं। ये आपका लेने जा रहा था, ऊपर बनाया था अपन ने अल्फा डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज के अंदर ये अल्फा नीचे, सॉरी बीटा था आपका, बीटा बोला है तो ये बीटा ऊपर, दूसरे नंबर पर OH नीचे, तीसरे नंबर पर OH ऊपर, और चौथे पे देखो ये नीचे आया था जिसने निर्जलीकरण में भाग ले लिया, और ये रहा आपका पांचवा और छठा। ये देखिए आप, ये 6 नंबर कार्बन आ गया। अब आता है आपका ये वाला बीटा डी ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज में बीटा बोला है तो देखो ये OH ऊपर था, देखो इसलिए इसका OH ऊपर, इसका OH नीचे, और ये क्रॉस में आपका लिंकेज बन रहा है, रहेगा 1,4 ही, क्योंकि ये 4 है और ये 1 है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान है OH आपका राइट हैंड साइड था, तीसरे नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड था, लेकिन ये ग्लैक्टोज है तो चौथा भी OH यहाँ आएगा। अब आप चेक कर लो, आपकी पहचान ये बनने वाली। चेक करके देख लो बेटा, ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए आपका। बोलिए, देखो चेक करके देखो, क्या बना क्या आपका स्ट्रक्चर? yes, sir. किसी को दिक्कत आई हो तो मैं इन मोनोसेक्राइड को पूरा करूं, या ये आपको समझ में आ गया? और अगर आप इसका जल अपघटन करोगे तो वापस यही दोनों के दोनों आपके बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों आपको वापस पुनः प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन दोनों की संरचना आपको बनानी है। कर पाओगे? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलिए नंबर तीसरे पे बात करते हैं अपन, सी। अब की बार लेते हैं अपन इसके अंदर, हाँ, सुक्रोज। तो ये आपका सुक्रोज, आपको ध्यान है ये फेलिंग के साथ टेस्ट नहीं देता, टॉलन के साथ टेस्ट नहीं देता, इसलिए इसको अनअपचयी शर्करा बोलते हैं बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और इस सुक्रोज के अंदर जो 2 यूनिट पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें एक तो होती है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और एक पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ये होता है बेटा फ्रक्टोफ्यूरिनोज या फ्रक्टोज। अब इनकी संरचनाओं को अगर मैं आपको क्लियर करूं तो ये तो आप बनाने जा रहे हैं ये लो साहब, ये आपको बनानी है इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज। संरचना आप पूरी करेंगे, आपकी सहायता से मैं पूरी करूंगा। और यहां पर लेने जा रहे हैं ये लो साहब, लीजिए। चलिए इसको पूरा करते हैं अपन यहां पर। चलिए साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं अपन अल्फा डी ग्लूकोज। OH नीचे की तरफ के OH ऊपर की तरफ इस कार्बन पर, नीचे नीचे, सेकंड में भी नीचे, थर्ड के अंदर ऊपर, फोर्थ के अंदर नीचे, और फिफ्थ एंड सिक्स या आउट कर दीजिए। ये बन गया आपके अल्फा डी ग्लूकोज। अब आ जाइए बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनोज, ये आपका कार्बन नंबर 2। ये आपको बीटा बोला है तो OH ऊपर, पहला कार्बन ये रहा आपका OH बाहर, ये दूसरे के ऊपर आपका OH ऊपर,
तीसरे के ऊपर OH आपका ऊपर, चौथे के ऊपर नीचे, और ये आपका बन गया पांचवा और छठा कार्बन। ये लीजिए, और अब इसमें कर दीजिए जल का निष्कासन। ये लीजिए, तो बनने वाली संरचना आपकी बनेगी, ये लीजिए। ये देखिए आप, ये संरचना बनी। इसको मैं बॉन्ड को जोड़ दूं। ये देखो साहब, और अब आपको यहाँ पर वही सब करना है, लेकिन अब की बार आप चेक करके देखो ये कौन सा जीबी है। क्या अभी भी ये अल्फा बीटा। हाँ अल्फा बीटा थोड़ी बेटा, जीबी तो नंबर ऑफ कार्बन के बीच का लगता है। ये कौन सा नंबर? C2 ये 1 2 ये 1 और ये 2, तो ये कहलाएगा 1,2 जीबी, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब बोलिए बेटा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस। अब आप चेक करके देखिए, ये तो थे डाइसैकेराइड। अब अगर कल को मान लो पॉलीसैकेराइड्स आ जाएं, तो आपको अपने स्ट्रक्चर में कैसे पहचानना है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बना के दिखाता हूं। वैसे तो आप पॉलीसैकेराइड पढ़ते हो, एक हिंट मैं देता हूं ताकि स्ट्रक्चर आपको बार बार नहीं बनाना पड़े। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो अपन ने ले लिया एमाइलोपेक्टिन। आप जानते हैं ये एमाइलोपेक्टिन जो होता है, ये पॉलीसैकेराइड के अंदर एमाइलोज के साथ होता है। आपको ध्यान है, दो भाग होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो शाखित होता है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर अपन ग्लूकोज अल्फा को यदि एन टाइम लेकर उसका निर्जलीकरण करें, तो ये आपका एमाइलोपेक्टिन बन सकता है, एमाइलोपेक्टिन। और आप जानते हैं एमाइलोपेक्टिन एमाइलम किसको कहते हैं? एमाइलम बेटा, एमाइलम बोलते हैं स्टार्च को। ये इसका भाग है, ये शाखित होता है। होता क्या है इसके अंदर कि ये एक लंबी चेन चल रही होती है, इसमें अचानक से एक शाखा बनती है। ये लंबी सी एक चेन चल रही है, इसमें से एक शाखा निकल जाती है। इस प्रकार से ये एक शाखित संरचना के रूप में काम आता है। फिर एक लंबी चेन चल रही है, फिर देखो ये शाखा आ गया। तो ये जो शाखित संरचना है ये कैसे बनी, अगर मैं आपको समझाऊं तो गौर से देखिए, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। जिसे अब आपको पहचानना है, ये देखिए, ये देखो, ये एक संरचना तो मैं बना रहा हूं जिसमें आपको संरचना आप ऑलरेडी बना चुके हो, वही बना रहा हूं मैं। आपको ध्यान हो अभी थोड़ी देर पहले माल्टोज में आपने ऐसी संरचना बनाई थी, और ये सारे के सारे बंद थे 1,4 जीबी। तो इस समय आप चेक करके देखो, बस मैंने माल्टोज की संरचना में केवल दो ही लिए थे। देखो ये रहा, ये माल्टोज था। देखो ये रहा, ये दिखाई दे रहा है आपको माल्टोज। और माल्टोज के अंदर हमने केवल 2 रिंग्स ली थी। अब आप इन रिंग की संख्या को खूब लंबा चौड़ा कर दो। ये देखो फैला दिया आपने, ये पॉलीमरिक श्रृंखला हो गई। क्लियर? अब आप सोचो इसके अंदर होता क्या है। इसमें जो आपका 5वां नंबर का कार्बन से छठे नंबर से जो OH बाहर निकलता है, वो भी क्या करता है, एक ऊपर श्रृंखला के साथ ग्लाइकोसाइडिक बंध बना लेता है। देखो ये देखो, ये देखो। अब आप चेक करके देखो, ये वाला कार्बन था 6th और ये वाला कार्बन था पहला। यहां बन गया इनके अंदर 1,6 जीबी। और आप देखो इसकी चेन फिर शुरू होगी। देखो ये देखिए, अब आप इसको फील करके पहचान के समझिए आप कि इस समय जो संरचना मैं बना रहा हूं उसमें हम ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला जोड़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये आपका वापस से 1,4 आ गया जीबी। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो ये सीधी श्रृंखला जो चल रही है वो तो ये
141414 ग्लाइकोसाइड बंद किए और यहां से छठे नंबर से एक शाखा फिर निकली, फिर 141414 की लंबी श्रृंखला चल गई। तो आप इस तरह से शाखन जो करते हो, ये एमाइलोपेक्टिन की संरचना है। अब आप सोच के देखो, जब एमाइलोपेक्टिन का डाइजेशन होगा, आप इसका जलपीटन करोगे, तो सोचिए ये वापस ग्लूकोज के इन्हीं संरचनाओं में बदल जाएंगे आपके सारे के सारे अल्फा टी ग्लूकोज। अब एक बार चेक कर लीजिए, क्या ये संरचना आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे? चेक कर लीजिए आप, नहीं तो दिक्कत आ रही है तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं वापस। Yes, sir. हो जाएगा बेटा? Yes, sir. यस। तो ये तो आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया बेटा। अब आ जाइए इसके अंदर पद एवं परिभाषाएं। अब जितना अपन ने सीखा, अब इनके बेस से पेपर में पद बनेंगे। तो ये लेने जा रहे हैं अपन इसके अंदर पद एवं परिभाषाएं। ये लीजिए बेटा, ये कहलाती हैं टर्म्स एंड डेफिनेशन। ये लीजिए, और इनमें सबसे पहला नाम जो थोड़ी देर पहले बच्ची काफी बोल रही थी, जिसका नाम था एनोमर्स। ये देखिए आपका एनोमर्स, ये एनोमर। अब एनोमर की परिभाषा आ गई। विवरिम, विवरिम आप जानते हो बेटा किसको बोलते हैं? डाया को। ऐसे दो यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो, तो ये डाया स्टीरियोमर्स। तो वे विवरिम रूप जिनमें किरेल कार्बन, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। फर्स्ट किरेल कार्बन जिसे आने वाले टाइम में आप नाम दोगे एनोमेरिक कार्बन। वे विपरीत समावयी रूप जिनमें फर्स्ट किरेल कार्बन पर OH की अंतरिक्षीय व्यवस्था या आप कह सकते हो विन्यास में अंतर पाया जाता हो। एनोमर्स कहलाते हैं। तो एनोमर्स कहलाते हैं। अब देखो आपकी परिभाषा बनके तैयार होगी बहुत छोटी सी, कि एनोमर्स आर दैट टाइप ऑफ डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर्स इन विच फर्स्ट किरेल कार्बन दैट इज कॉल्ड या दैट इज सेड टू बी एनोमेरिक contains OH with different orientation। यानी ऐसा किरेल कार्बन जो आपने विवरण रूप में लिया है, जिस पर OH की व्यवस्था एक दूसरे से भिन्न हो। अब आप समझ गए इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे वो कौन से एग्जांपल आएंगे, आपको अच्छी तरह ध्यान है। अल्फा एंड बीटा, ये देखो आप, जैसे अपन के अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अब आप चेक कर लीजिए, जैसे ये रहा एग्जांपल, कोई सा भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे ये देखो, आप चाहे इसको ले लीजिए, चाहे ऊपर जो मैंने बोला ये देख लीजिए आप। अब आप चेक करो, इस समय ये जो किरेल कार्बन है ये एनोमेरिक है। अब अगर अपन चाहें तो जब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए, तो अब आप यहाँ पर इस जगह पर इन्हें नाम दे सकते हैं, इस अल्फा वाले को एनोमेरिक कार्बन। ये देखो आप, ये कहला सकता है आपका एनोमेरिक कार्बन। ये देखिए आप, अब एक बार चेक कर लो अपनी परिभाषा कि ऐसे दो विभिन्न रूप। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो इनको कहते हैं एनोमर्स। और क्यों कहते हैं एनोमर्स? क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पर एक का OH अगर राइट हैंड साइड है तो चेक कीजिए एक का OH लेफ्ट हैंड साइड है। बोलिए बेटा, क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस। पहली परिभाषा। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड के अंदर अपन जो परिभाषा लेते हैं वो है आपकी एपीमर्स।
इनको कहेंगे अपन एपीमर। हाँ जी साहब, एपीमर में अपन क्या कहेंगे? वे विवरिम रूप जिनमें एनोमेरिक कार्बन के अतिरिक्त अन्य किरेल कार्बन पर OH की अंतरिक्षीय व्यवस्था भिन्न हो। अब आप चेक करके देखो एपीमर के अंदर कि सब, अब आप एनोमेरिक कार्बन मत देखो, सर है ना? हाँ बेटा, बोलो बेटा। सर इंग्लिश में भी डिक्टेट कर दीजिए ना एक बार। इंग्लिश में लिख दूं? नहीं भी अच्छा, इसकी इसका इसका लिखूं कि नहीं, ये समझ में आ गया क्या? हाँ वो थोड़ा थोड़ा आ गया। वो तो नहीं, थोड़ा थोड़ा क्यों, पहले अपन डेफिनेशन पूरी बनाए थे। ये लो साहब, डेफिनेशन दोनों बनाए थे अपन। ये देखिए बेटा, ये एनोमर, ये आपका यहाँ पर एपीमर। ये लीजिए बेटा, तो आपकी डेफिनेशन हो गई टू इस टू डाया स्टीरियो isomers in which orientation, that means spatial arrangement, orientation of OH at anomeric carbon, that means first chiral carbon, clear, in which orientation of OH group at anomeric carbon is different. ये हो गया आपके एनोमर्स। और एपीमर, यहां पर अपन एपीमर को लिखते हैं बेटा कि टू डाया स्टीरियो isomers in which orientation of OH group differ with each other at any chiral carbon rather than anomeric कार्बन। अब आप चेक करो, दोनों डेफिनेशन जो अपन ने बोली, एपीमर की और एनोमर की, दोनों में OH की ओरिएंटेशन को ही देखा जाएगा। सिर्फ अंतर इतना है कि एनोमर के अंदर वो पहला किरेल कार्बन होता है जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल से बनता है, और जबकि एपीमर के अंदर वो कहीं पर भी हो सकता है। कैसे? अब आप एग्जांपल देख लो। ये देखो आप, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर, ये लीजिए, देखिए ये तीन तरह के एग्जांपल अपन ले रहे हैं।
इसको अपन बनाने जा रहे हैं ग्लूकोज, ये D+, ये एक बनाने जा रहे हैं अपन डी मेनोज, ये लो साहब, और ये लेने जा रहे हैं अपन D+ ग्लैक्टोज, ये लो साहब। एक बार आप अपने दिमाग के अंदर फटाफट इनके स्ट्रक्चर रिकॉल कर लो, फिर मैं स्ट्रक्चर पूरा करता हूं। आप रिकॉल करोगे तो सबसे पहले रिजेम्बलेंस, जितनी समानता है पहले वो लिख लो, और उससे पहले इनके नंबर डाल लो। चलिए, ये एलडी क्या चक्कर हो गया इसका? ये आपका एल्डिहाइड अणु पार्ट, सॉरी, ये आपका एल्डिहाइड, ये कॉमन फैक्टर, और इसमें नंबर डाल देते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। ये लीजिए बेटा। और कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर आपको पता है इसका OH लेफ्ट हैंड साइड, ये थर्ड पर OH लेफ्ट हैंड साइड, और चेक करो थर्ड पर OH लेफ्ट हैंड, ये रिजेम्बलेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि सब जो ग्लूकोज है उसमें बाकी सारे OH राइट हैंड साइड है। ये देखो, लेकिन जो ये ग्लैक्टोज है इसके अंदर आपका चौथा वाला भी आप चेक करके देखो इससे अलग हो गया। बाकी सारे राइट हैंड साइड है, लेकिन तीसरे के साथ साथ चौथा भी राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और जबकि इसमें मेनोज में ये दूसरे नंबर वाला जो है वो राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड हो गया। बाकी कंडीशन एज इट इज है। बस अब आप चेक कर लो, आपकी परिभाषा बन गई। तो अब इस समय अगर अपन गौर से देखें तो ये सभी एक दूसरे के एपीमर हैं। क्यों एपीमर है? जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को देखो तो दोनों के अंदर केवल कौन से नंबर कार्बन पर आपका OH भिन्न है, तो आप कहोगे साहब ये 4 नंबर पर भिन्न है। बाकी सारी कंडीशन एज इट इज है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका नाम C4, तो ये कहलाएगा आपका C4 एपीमर। तो एपीमर की परिभाषा हो गई कि वे दो विविरिम रूप या डायास्टीरोमर्स जिनमें किसी एक किरेल कार्बन पर विन्यास भिन्न हो जाए। तो अगर आप चेक करो दोनों में तो C4 पे चेक करके देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब देखो इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि चेक करके देखो इसके अंदर राइट हैंड साइड है। ये देखिए आप। अब नेक्स्ट अगर अपन आ जाए तो नेक्स्ट में अगर अपन चेक करें, ये लीजिए बेटा, तो अब आप चेक करो आपका ग्लूकोज और मेनोज, इसमें देखें तो दूसरे नंबर वाला OH इसके विपक्ष में विपरीत में है। कैसे? इसका 2H राइट हैंड साइड में, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आपका C2 एपीमर हो गया। अब बोलिए बेटा, क्या एपीमर की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस और नो? कर लोगे बेटा? यस सर। यस। ये तो देखो आपकी सारी टर्म्स एंड डेफिनेशन या आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कार्बोहाइड्रेट में जरूरत थी वो अपन ने पूरी कर दी बेटा। अब मेरे को छोटा सा पॉइंट आप बताओ कि जो पॉलीमर है वो आपने उससे NCERT से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़े थे सर। पढ़े यस थे? सर। नहीं तो बताओ मेरे को, किसी पॉइंट पे आपको लग रहा? हाँ बेटा बोलो, बोलिए। हाँ शाबाश, आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पॉलीमर या बहुलक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कैसे बहुलक जो होते हैं जिसमें नायलॉन, रबर, ब्यूना एस या आपका पेन, ये सब आपने नाम पढ़े होंगे, ये नाम बहुत जरूरी है। तो इनमें आपने इनके अंदर उनका वर्गीकरण पढ़ा कि कौन सा पॉलीमर क्यों कहलाता है। तो क्या पढ़ने में समझने में कहीं दिक्कत आई क्या? बोलो बेटा। नो सर।
तो कोई दिक्कत आएगी तो अब एक बार चेक कर लो, आप आराम से उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैं आपको इतना ही करके छोड़ रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लो। वैसे तो वो हो गया, कोई बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर लगे तो आप एक बार मेरे को इस वीक के अंदर बता देना, तो अगला संडे फिर ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है बहुत ईजी है उसको, अगर बुक सामने हो तो ऐसी रीडिंग लगा के अपन पूरा कर लेते हैं। फिर भी आप पूरा पढ़ लेना, और जहां जहां दिक्कत हो उसे नोट कर लेना। आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हो, और लगे तो आपके पास एक चांस और भी है कि आप इस वीक में पूरा पढ़ लो। लगे कि साहब मुझे फिर समझ नहीं आया, तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, मैं फिर आपकी क्लास ले लूंगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? हाँ बेटा, बोलो बोलो बेटा। सर अगले वीक आप और क्लास लोगे? नहीं नहीं, मैं क्लास वैसे नहीं ले रहा। अगर आपका पॉलीमर क्लियर है, क्योंकि वो पढ़ने से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी लगे किसी बच्चे को, और लगे छोटा सा पॉइंट है, व्हाट्सएप पे क्लियर कर ले मेरे को। लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं सब तुम लोगों आपस में बात कर लोगे कि नहीं सर वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये चीजें ज्यादा आ रही हैं, तो मेरे को बता देना एक वीक के अंदर कभी भी। तो संजय सर मेरे को संडे को बता देंगे, संडे को मैं फिर क्लास ले लूंगा अगर सर, लगेगा। हाँ बेटा बोलो। सर और जो 11th की नई बैच चालू हुई है उस पे आप ही पढ़ाओगे क्या, ऑर्गेनिक 11th वालों को भी? बेटा अभी फिलहाल तो मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ, लेकिन कंडीशन यही है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं ही पढ़ाऊंगा। है ना मतलब बेटा? आप ही पढ़ाओगे ना? हाँ बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा। तो आपका भाई आ रहा है क्या उसमें? हाँ सर, मेरा भाई आ रहा है, आपको कैसे पता? ये ठीक है। अभी उनकी वो क्लासेस चल रही हैं, अभी डेमो क्लासेस। हाँ सर, तो वो जुड़ा था तो उसको थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी वाला है ना, तो थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा कोई था, बात तो नहीं, वो थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी हिंदी वो तो। बता देना। हाँ कोई बात नहीं, मेरी क्लास तो लेट आएगी, पहले तो शायद फिजिकल शुरू होगी। देखते हैं, मैं जैसे कंडीशन बनेगी वैसा लूंगा, लेकिन बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश मैं ही करूंगा, है कि नहीं? हाँ सर, थैंक यू। चलो ओके डियर्स, एंड बेस्ट ऑफ लक है, खूब बढ़िया तैयारी करो। और अगर लगे तो कहना, नहीं तो नहीं हो तो पॉलीमर खुद पढ़ना, सब अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके डियर, बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय डियर्स।